हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स। मैं हूं सुनील सर आपके साथ और आपके साथ लेकर के आया हूं ईडीएम की एक सीरीज जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी उस क्लास में, जिस क्लास में हम और आप पहले भी लेसन ले चुके थे जहां कॉमन एडमिशन था। मैं आपको बता देता हूं, प्लीज कोशिश करना कि आप उसको जरूर व्यू करें। एनडीए 4 PM, एनडीए 4 PM, ये चैनल है वाईफाई डिफेंस, राइट। वाईफाई डिफेंस एग्जाम पे एनडीए 4 PM पे हमारा ये चैनल है। ये इसका पहले का एडिशन जा चुका है लर्निंग ईडियम्स के फ्रेज में। आप देखेंगे जैसे आप थंबनेल को क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे, आपको पता चल जाएगा किस की बात कर रहा हूं। इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा और अगेन रिपीटेड जो हमारे कन्वर्सेशन होंगे वो फोकस्ड होंगे। सीडीएस का जो हमारा नवंबर का अटेम्प्ट है उसको क्वालिफाई करवाने के लिए अगर आप अपना फेथ, अपना एश्योरेंस, अपना रिलायंस और अपनी इंटीग्रिटी को रिपोज करते हैं मेरे प्रति, तो मैं आपको बता दूंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कितनों को इंटरव्यू राउंड में, एसएसबी राउंड में पहुंचा दिया और आईएमए, आईएफए, ओटीए में कितने बंदे हर साल जाते हैं मेरे पढ़ाए हुए, उसके बारे में अब यहाँ चर्चा करना बेकार है, बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच। यूज कोड नील10 अनअकैडमी का आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस पे, तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप परचेज करेंगे तो अनअकैडमी प्लस पे आप नील कोड 10 जो है वो नील कोड 10 डाल करके आप उस चीज को परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप उस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं 3 मंथ, 6 मंथ्स या 12 मंथ्स के गैप में। आप उसको ऑल कोर्सेज आपको उसमें आपको ऑल वीडियोज आपको जो है वो फ्री मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आइए मोस्ट पॉपुलर ईडियम्स की बात करते हैं। यहाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैंने आपके लिए बहुत सीडीएस वालों के लिए मैंने बहुत शानदार क्वेश्चन बैंक्स रेडी कर रखे हैं। कुछ दिन हम टीचिंग्स को चलेंगे, बीच बीच में आपको प्रैक्टिस राउंड में भी लेकर चलूंगा। और याद रखें, एक चीज मैं आपसे कह दूं कि इंग्लिश की जो कट ऑफ है, वो कई बार कट ऑफ को इस तरह से स्ट्रेच करती है कि आपके दूसरे इवेंट्स जो होते हैं आपके दूसरे सब्जेक्ट के, वो कट ऑफ आपको पैरेलल कट ऑफ से कहीं ऊपर जाने नहीं देती है। ऐसे में प्लीज इंग्लिश को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि इंग्लिश की वजह से कई बार ओवरऑल कट ऑफ जो है वो बहुत बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि मैथ्स में, जनरल एप्टीट्यूड में हो सकता है इतना स्कोर न बन पाए। दोस्तों बात करते हैं इडियम्स की, तो टीचिंग में क्या आता है। एक्सप्रेशंस लाइक इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, जैसे आप कहते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स या एप्पल ऑफ आई, ये इडियम तो है, लेकिन हिंदी मीनिंग में ना तो कैट कहीं आ रहा है दोस्तों, और न डॉग कहीं आ रहा है, और न कहीं एप्पल आ रहा है। इसका अर्थ होता है मूसलाधार बारिश होना। इसका अर्थ क्या होता है? मूसलाधार हैवी स्टॉर्म के साथ में बारिश होना। और इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये मूसलाधार बारिश, और इसका हो गया आपका आंख का तारा, राइट, यानी कि बहुत प्यारा या दुलारा। तो ऐसे में ईडियम क्या होता है? दे डू नॉट एक्सप्रेस एग्जैक्ट मीनिंग बाय वर्ड्स यूज्ड इन द ईडियम, एक्चुअली दे गिव अ डिफरेंट एंड हिडन मीनिंग। ये बहुत ही डिफरेंट और हिडन मीनिंग देते हैं। तो आइए इनके बारे में हम बात करते हैं। पहला, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट आप इसको लगाते हैं तो उत्सुकता की वजह से बिल्ली मर गई। ये कहां से पैदा हुआ दोस्तों? बिल्ली ने एक बहुत लंबी छलांग मारी किसी शीशे के मर्तबान पर जिसमें अचार रखा था, और अचार वाला मर्तबान जो है शीशे का, वो बिल्ली के सर पे आ गिरा। बिल्ली का क्रैनियम फ्रैक्चर हो गया, बिल्ली की डेथ हो गई। इसका मतलब बहुत ज्यादा उत्सुकता किसी चीज के प्रति मौत का सबब बन सकती है। इसका मतलब ये है कि मौत को यहां मुसीबत से डालेंगे अपन। बीइंग टू क्यूरियस, बहुत ज्यादा क्यूरियस, कैन गेट यू, वो आपको डाल सकता है इन ट्रबल, अर्थात मुसीबत में। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हमारी बिल्ली जो थी, हमारी बिल्ली की क्यूरियोसिटी ने उसको क्या किया? किल्ड, यानी कि मार डाला। एम आई राइट? तो बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं तो कभी कभी मुसीबत आ जाती है। किसी ने पूछा एग्जाम्पल में, डोंट आस्क अबाउट हिज डिवोर्स, उसके डिवोर्स की तो मत ही पूछो, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, राइट। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि उसके तलाक के बारे में क्या पूछना। ज्यादा उत्सुकता करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। कट कॉर्नर्स, दोस्तों जब भी आप इंग्लिश में कट कॉर्नर्स लेते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? आप किसी चीज के प्रति क्या ले रहे हैं? शॉर्टकट कर रहे हैं। किसी चीज को आप किस में ले जा रहे हैं? शॉर्टकट में ले जा रहे हैं। टू टेक शॉर्टकट्स व्हेन समथिंग इज डन बैडली टू सेव मनी, और खास तौर पर जब आपको पैसे की कमी हो तो आप कट कॉर्नर कहते हैं। तो उसमें आप शॉर्टकट, यानी कि बहुत इजी वे में, आप इजी मेथड को चूज करते हुए, शॉर्ट मेथड को चूज करते हुए आप उसका एप्लीकेशन करते हैं। एग्जाम्पल, दे ऑलवेज पुट क्वालिटी फर्स्ट, दे वोंट कट कॉर्नर। अब इसके एग्जाम्पल क्या होगा?
उनके लिए क्वालिटी हमेशा मायने रखती है। अगर क्वालिटी मायने रखती है इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया कि वो क्या करेंगे, दे वोंट कट कॉर्नर्स, अर्थात वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नो कॉम्प्रोमाइज, आप समझ रहे हैं मेरी बात? कट कॉर्नर, कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज। दोस्तों मैंने नो कॉम्प्रोमाइज क्यों बोला? देखिए यहां पे वॉन्ट है। एक्चुअली कट कॉर्नर्स का मतलब क्या है? कॉम्प्रोमाइज करना। कॉम्प्रोमाइज कैसे करना? कि आप कट कॉर्नर में शॉर्टकट ले रहे हो, शॉर्टकट ले रहे हो इसका मतलब आपने क्या किया है? कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी, कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। तभी तो आप क्या कर रहे हो? शॉर्टकट ले रहे हो ना। ये इडियम सारे आए हुए हैं 2011 से। मैं आपको बता दूं 2011 से लेकर के अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, आप खाली 2020 का जो फर्स्ट स्लॉट था फैब वाला, अगर आप उसे छोड़ दें तो बाकी आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे कि कितने इंपॉर्टेंट है। कट द मस्टर्ड, दोस्तों जब भी कोई कट द मस्टर्ड इडियम का यूज किया जाता है इसका मतलब ये होता है सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, ऐसा परफॉर्मेंस जो दोस्तों बहुत ही सेटिस्फैक्टरी होता है। हिंदी में इसे कहते हैं शानदार प्रदर्शन और या उत्कृष्ट श्रेणी का प्रदर्शन। मैं हिंदी कम बोलूंगा क्योंकि सीडीएस में मैं हिंदी ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि आप फंस जाओगे बिल्कुल तरह से। हाँ, मीनिंग को एक्सप्लेन जरूर करूंगा। इफ यू आर कटिंग द मस्टर्ड मीन्स यू आर परफॉर्मिंग समथिंग वेरी सेटिस्फैक्टरी सो दैट यू आर गोइंग टू सक्सीड। एम आई राइट? आपका प्लान अगर एग्जीक्यूशन में चला गया, कट द मस्टर्ड हो गया, इसका मतलब आपने सफलता प्राप्त कर ली। वी नीड अ बेटर कैचर, दिस वन डजंट कट द मस्टर्ड। इसका मतलब है हमें एक बेहतर कैचर चाहिए, क्योंकि ये वाला बंदा जो है वो डजंट माने नेगेटिव हो गया, ये मस्टर्ड को कट नहीं कर पा रहा है, अर्थात परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। एम आई राइट? मैं आपके लिए इडियम बनाता हूं इसी पैटर्न में कि दोज हु आर वाचिंग मी लाइव, यू नो, दोज हु आर कनेक्टेड, यू नो, राइट नाउ, they must know that CDS, like if you study hard and if you focus on English language, you will simply cut the mustard in CDS examination. Devil's advocate. Devil advocate कौन होता है दोस्तों? जो हमेशा तर्क पर तर्क वितर्क देता है, राइट? काउंटर, टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट। डेविल हमेशा क्या करता है? आर्ग्यूमेंट पे काउंटर आर्ग्यूमेंट देता है, है ना? आलोचना पे समालोचना और पक्ष के प्रति विपक्ष। एग्जाम्पल, द टीचर ऑलवेज प्लेड डेविल्स एडवोकेट टू प्रोवोक डिस्कशन इन द क्लासरूम। किसी ने कुछ एक एग्जाम्पल दिया, टीचर ने उसको क्या कर दिया? डेविल एडवोकेट बन करके एक दूसरा एग्जाम्पल छेड़ दिया, फिर उस पर एक तीसरा एग्जाम्पल छेड़ दिया। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट जो है वो बढ़ता चला गया। ये लर्निंग का प्रोसेस है। डेविल्स एडवोकेट का सिंपल अर्थ क्या होगा? तर्क को आगे बढ़ाते रहना, वाद विवाद को आगे बढ़ाते रहना। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द एग्स हैव हैच्ड। अपने चिकन्स को, डोंट काउंट योर चिकन्स। आपके पास अंडे हैं, अंडे में से आप क्या कर रहे हो? चिकन को ला रहे हो, तो चिकन को ला रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? उसको काउंट कर रहे हो। 5 चूजे, 7 चूजे, 10, मेरे पास 10 अंडे हैं तो 10 चूजे हो गए, 10 चूजे हो गए। लेकिन एक्चुअली इंग्लिश क्या कहती है? जब तक चूजे अंडे से बाहर नहीं आ जाए तब तक हम अपनी काउंटिंग को परफेक्ट नहीं मान सकते। इसका मतलब यह है कि अंडे बाहर नहीं आए तब तक चूजे की काउंटिंग पूरी नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब डोंट मेक प्लान्स फॉर समथिंग, है ना, दैट माइट नॉट हैपन। तो जो चीज हो नहीं सकती उसकी पहले से कल्पना या योजना को करना बेकार है। एग्जाम्पल में लेंगे, यू माइट नॉट विन द प्राइज एंड यू हैव ऑलरेडी स्पेंड द मनी। तुमने पैसा पहले ही खर्च कर दिया पार्टी का, और पार्टी हो सकता है तुम्हें प्राइज मिले ही ना। इसका मतलब ये है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर योर एग्स, बिफोर द एग्स हैव हैच्ड, यू नो। इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कोरोना कोविड-19 वायरस अटैक जो है इसको लेकर भी हम कह सकते हैं कि इंडिया इज सेलिब्रेटिंग, यू नो, लाइक दिस कोरोना, यू नो, दिस ऑपरेशन being successful, you know, because we have the lowest death rate in the world, but things are still open, so we should not be happy, we should not celebrate in advance. It is because it's very wrong to count your chickens before the eggs have hatched, right? तो उसको पहले नहीं। Don't give up the day job. Don't give up the day job. दोस्तों क्या होता है गिव अप का मतलब? छोड़ देना किसको? द डे जॉब को। द डे जॉब, यू आर नॉट वेरी गुड एट समथिंग, यू कुड डेफिनेटली नॉट डू इट प्रोफेशनली। तो गिव अप द डे जॉब का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज में स्मार्ट नहीं है, नॉट स्मार्ट एनफ, इन है ना,
इन अ पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, तो आप जिस चीज में प्रोफेशनल नहीं हो वो आपको नहीं करना चाहिए। इसी को इंग्लिश में कहते हैं डोंट गिव अप द डे जॉब। सुना ही नहीं हुआ? इसका एग्जांपल कैसे लेंगे? देखिए, व्हाई डिड यू इन्वेस्ट इन बिजनेस इवन आफ्टर फेलिंग इट इन द पास्ट? तो तुम पहले भी फेल हो उसी बिजनेस में, फिर तुमने इन्वेस्ट किया। डोंट गिव अप द डे जॉब, ऐसा कुछ मत करो जिसमें तुम अच्छे नहीं हो। ठीक है ना? When you are not good at something, you should not do it professionally. You don't try to put money or you don't try to invest it. ठीक है? Don't put all your eggs in one basket. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी डिफेंस में बहुत बार पूछे है। All your eggs, सारे के सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो, ये आपको मना किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि एक बास्केट में सारे के सारे अंडे रखते हो, इसका मतलब आप क्या होता है, आप अपना सारा अटेंशन, ऑल ऑफ योर फोकस जो है और अटेंशन जो है आप किस पे कह रहे हो, वन थिंग या वन एरिया में कर देते हो। एम आई राइट? ठीक है ना? वन एरिया और वन थिंग। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाओगे, है ना? ऋत्विक गॉट 50 लाख रुपीज आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर एज इंश्योरेंस मनी। ऋत्विक को अपने पापा की मौत के बाद 50 लाख रुपए मिले। ही इन्वेस्टेड ऑल, he invested all handsome amount that he got entire in the property business। और उसके बाद क्या हुआ? There was financial crisis in the country and there was what you say demonetization। तो demonetization में तो उसके पैसे फंस गए। तो ये एडवाइस कर रहे रीति इसको कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। 50 लाख के 3 आइटम 4 आइटम कर लेता, 12.5 15 लाख रुपए 3-4 जगह इन्वेस्ट कर देता। लेकिन उस बेवकूफ ने क्या किया, अपने सारे अंडे एक बास्केट में डाल लिए। आप एक बास्केट में सारे अंडे डालोगे तो 5-7 अंडे उसमें से क्या होंगे, फूट जाएंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, नुकसान हो जाएगा। ओके, तो ये जाना। आई नो हाउ यू लव हार्वर्ड बट डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, है ना? अप्लाई टू अदर कॉलेजेस टू। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मुझे पता है कि तुम हार्वर्ड जाना चाहते हो और तुम अप्लाई कर रहे हो, लेकिन उसी एक के भरोसे मत बैठो, है ना? और दूसरी कॉलेज में भी अप्लाई करो, क्योंकि कल को कट ऑफ गई तो क्या होगा, तुम हार्वर्ड में एडमिशन नहीं मिला तो तुमको क्या होगा, तुम और कॉलेजों से भी रह जाओगे। इसलिए अप्लाई टू अदर कॉलेजेस टू, है ना? ड्रेस्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रेस्टिक मेजर्स। ठीक है, इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं आप हिंदी नुमा किसी उसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस में, तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि विपत्ति काल के समय आदमी को बहुत ही कठोरतम उपायों और कदम का सहारा लेना पड़ता है। When you're extremely desperate, you need to take drastic actions, right? है ना? बहुत ही चुनौतीपूर्ण आपको कदम उठाने पड़ते हैं। कब? जब आपकी जरूरत बहुत ज्यादा हो जाती है। Yes, we had to let go of 5 of our workers। हमने अपने 5 वर्कर्स को हमने निकालना पड़ा। क्यों? क्योंकि कंपनी लॉस में चल रही है। तो ड्रेस्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रेस्टिक मेजर्स, राइट? है ना? कठोर समय में कठोर उपाय लेना बहुत जरूरी हो जाता है। एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग। ये मैंने सीडीएस में भी देखा है, एनडीए में भी देखा है, राइट? एफकेट मेरिन में भी देखा है। एल्विस ने बिल्डिंग छोड़ दी। दोस्तों, एल्विस नाम का बंदा जब बिल्डिंग छोड़ देता है, इसका मतलब शो ओवर। शो ओवर मीन्स ऑल ओवर। आप समझ गए? कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है, एल्विस का बिल्डिंग से निकलने का मतलब प्रोग्राम शो ओवर हो गया। द शो हैज कम टू एन एंड, इट्स ऑल ओवर। इसका मीनिंग ये है, द फंक्शन हैज एंडेड। देखिए, शो ही मत बोलिए, इसका मतलब ये भी हो सकता है द फंक्शन हैज एंडेड। आपको समझ में आ गया? फंक्शन एंड हो गया है, हैज एंडेड। इसका मतलब ये भी हो सकता है वी वेटेड फॉर अनदर परफॉर्मेंस बाय द बैंड बट इट लुक लाइक एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग। कभी कभी क्या होता है, आप किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी थिएटर के प्रोग्राम में, किसी ऑर्केस्ट्रा पार्टी में, वहां 15-20 गाने होते हैं, रफी, मुकेश के, लता के और के। फिर पब्लिक चिल्लाती रहती है, लेकिन वो ड्रम वाले अपना ड्रम समेटते हैं, गिटार वाले अपना गिटार खोलने लग जाते हैं, और साउंड सिस्टम वाले जो हैं वो अपने कोड वगैरह समेटने लगते हैं। एम आई राइट? इसका मतलब हम तो वेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि मानो एल्विस हैड लेफ्ट द बिल्डिंग। ये पास्ट टेंस में इसलिए हो गया क्योंकि ईडीएम अगर पास्ट में जाएगा प्राइमरी मोड में, तो उसके आंसर और उसकी वर्ब भी क्या होगी, पास्ट मोड में होगी। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइन। ये भी 20 बार पूछा गया है। एम आई राइट? आशा की छोटी सी किरण, आशा की हल्की सी किरण हर समय मौजूद रहती है। आशा की हल्की सी किरण हर समय मौजूद रहती है कहीं ना कहीं। इसका मतलब ये है कि हर बादल में क्या होता है, हर बादल में एक सिल्वर लाइनिंग होती है। इसका मतलब बी ऑप्टिमिस्टिक। हमें हताश नहीं होना चाहिए, हमें आशावादी बने रहना चाहिए,
क्योंकि इवन डिफिकल्ट टाइम्स विल लीड टू बेटर डेज। मुसीबत भरे दिन जो है वो कभी भी खत्म हो सकते हैं, इसलिए उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वी शुड नॉट बी पेसिमिस्टिक ड्यूरिंग दी क्राइसिस, यू नो, मुसीबत के समय में कभी भी निराशावादी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल लेंगे, आई एम सॉरी योर बिजनेस इज गोइंग बैडली, आई नो दैट, बट रिमेंबर, तुम्हारा बिजनेस बुरा चल रहा है, दौर बुरा चल रहा है, बट रिमेंबर एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। दोस्तों, इसको हम ये भी कह सकते हैं, COVID-19 हैज फोर्स्ड पीपल टू स्टे एट होम, but sooner or later the dark clouds looming large, overhead will scatter, and we will have some good news from the government, because every cloud has a silver lining. The COVID-19 issue will be over, the life will be normal, and we shall start living and functioning as usual as we did in the past. Far cry from ये भी पूछा गया है, इसका मतलब है बिल्कुल अलग, बिल्कुल उलट। कोई चीज जो है आपको बताई गई है या उससे बिल्कुल उलट है ना, बिल्कुल विपरीत है। दोनों बहनें आपस में क्या है, फार क्राई फ्रॉम ईच अदर। आप समझ गए होंगे, दो बहनें हैं, मोनी और रोनी, दोनों बहनें एक ही माँ की दो बेटियां हैं, लेकिन मोनी और रोनी फार क्राई फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब आई थिंक दैट इज डिफरेंट फ्रॉम समथिंग एल्स, वेरी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग एल्स। एक उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी दक्षिणी ध्रुव है। रोमी इज नॉर्थ पोल एंड हर सिस्टर सोमी इज साउथ पोल। दैट इज फार क्राई फ्रॉम। व्हाट यू डिड वाज अ फार क्राई फ्रॉम व्हाट यू सेड यू वर गोइंग टू डू। तुमने जो कहा और तुमने जो किया, वो दोनों एक दूसरे क्या थे, बिल्कुल ऑपोजिट थे। फील अ बिट अंडर द वेदर, फील अ बिट अंडर द वेदर। दोस्तों, जब भी कोई अंडर द वेदर होता है ना, अंडर द वेदर, इसका मतलब वो हल्का बीमार या अस्वस्थ महसूस करता है, बीमार या अस्वस्थ, फीलिंग सिक और अनहेल्दी, राइट? समझ गए आप? ठीक है। मेरे मकान मालिक ने मुझे पैसे लाने को कहा घर से किराए के। माई लैंडलॉर्ड आस्क्ड मी टू पे द रेंट फॉर 2020 Jan-Feb, but I could not do it. I told him that I was feeling a bit under the weather for the last 15 days. My health was not permitting me, to travel. My health was not permitting to travel. It is all because I was feeling a bit under the weather. Under the weather means बीमार होना. I'm not coming to office today. है ना? अब आप किसी को कहते हो कि I'm not coming to coaching today, I'm not coming to live class today, it is because I'm feeling a bit under the weather. Thank you. Give the benefit of doubt. ये तो कोर्ट में होता ही है, the benefit of doubt. इसका मतलब है किसी की बात को मान लेना, जी न चाहते हुए भी किसी की बात को मान लेना। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, कोई सबूत नहीं है ना? तो इसका मतलब है बिलीव समवन स्टेटमेंट ट्रू विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी प्रूफ। ठीक है ना? I knew him since the past 5 years, so I gave him the benefit of doubt, right? मैं उसको पिछले 5 साल से जानता था, इसलिए मैंने उसकी बात का सहज भरोसा कर लिया। मेरे कमरे से पैसे चोरी हुए 5,000, लेकिन प्रतीक को मैं चूंकि 5 साल से जानता हूं, इसलिए मैंने उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। मीन्स आई एडमिटेड व्हाट ही सेड, जो उसने बोला वो मैंने मान लिया। हियर थ्रू द ग्रेप वाइन। दोस्तों, क्या होता है कि जब आप कोई अनकन्फर्म न्यूज को अनकन्फर्म सोर्सेज से सुनते हो, तो उसको कहते हैं हियर थ्रू द। तेरे को कैसे पता चला? बोले मैंने तो कहीं सुना, है ना? कहीं सुना। आप कंफर्म नहीं हो, लेकिन आप क्या कहते हो? मैंने तो कहीं सुना। इसका मतलब क्या है? अनकन्फर्म्ड सोर्सेज जो होते हैं ना आपके, अविश्वसनीय सूत्रों से आपने किसी से चीजों को सुना। इसका मतलब है टू हियर न्यूज फ्रॉम समवन who heard the news from someone else, right? तुमने किसी से सुना और उसने किसी और से सुना। इसका मतलब इसकी इंग्लिश है heard through the grapevine. सोर्स का पता नहीं होता, कौन, ये हमें नहीं पता। आजकल देश में क्या हो रहा है? आजकल देश में जितने भी पोस्ट आ रहे हैं, मीम्स आ रहे हैं, जितने भी चैट्स के और के जितने भी पोस्ट चल रहे हैं, स्टिकर चल रहे हैं, मीम्स चल रहे हैं, किसी को नहीं पता है कि ये कौन मार रहा है, पुलिस वाला मार रहा है, मरने वाला कौन है, हिंदू है, मुस्लिम है, कोरोना वायरस का विक्टिम है, या कोई स्कूल का स्टूडेंट है बेचारा, है ना? और लोग हियर थ्रू द ग्रेपवाइन करके
और एक्शन और रिजल्ट लेना शुरू कर देते हैं। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? सर पर कील ठीक एकदम एग्जैक्टली हेड पर, ऊपर चलेंगे ना आप, एग्जैक्टली हेड पर नेल को हिट करना। तो आप एग्जैक्टली हेड पर नेल को हिट करते हैं, इसका मतलब क्या करते हैं? आप एग्जैक्टली राइट थिंग को कहते या करते हैं। टू डू और से एग्जैक्टली द राइट थिंग। क्यों? क्योंकि ठीक सर पर कील पड़ेगी ना। अगर ये कील जो है ना, आप ये देख रहे हो ना, आप कील जो नीचे जाती है थोड़ी पतली हो जाती है, ये जब किसी के हेड पे पड़ती है ना, इसका मतलब ये है कि एकदम सटीक जगह पे पड़ी है। इसका मतलब यू हैव स्पॉटेड द फ्लॉ रॉबर्ट, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, राइट? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही है? मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं आ रही है, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, मैंने चार्जर को प्लग इन किया, इसके बावजूद आइकन जो होते हैं उसमें शो करते हैं, वो चार्जिंग को नहीं दिखा रहे हैं एग्जैक्टली, जबकि चार्जर का स्विच भी ऑन है। तो किसी ने कहा कि अरे ये प्लग शायद खराब है, देखो इसका तो वायर यहां पे देखो, ये ओसीबी गिरी हुई है, इस रूम की लाइनिंग सही नहीं है, बाकी सब सही है, और कहीं लगा लो। दूसरे में लगाती, क्या हुआ? वो चार्जर काम करना शुरू कर दिया, या वो उसमें पावर आने लग गया, चार्जिंग पावर। तो किसी ने कहा यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, राइट? तुमने हिट द सैक, शीट्स और हे, ये तीन इसलिए लिखे हैं दोस्तों। हिट द सैक मतलब भी सेम, हिट द शीट्स मतलब भी सेम, और दोस्तों हिट द हे मतलब भी सेम, राइट? तीनों का मतलब सेम है, सोने जाना, सोने जाना, बिस्तर पे, बिस्तर पे। Excuse me guys, I'm tired now. Thank you very much for that party. I'm going to hit the hay, I'm going to hit the sack, I'm going to hit the sheets. इसका मतलब to go to bed, कि दोस्तों अब मुझसे नहीं बैठा जाएगा, मैं सोने जा रहा हूं। I'm exhausted, I'm drunk, I think I'll just hit the sack. इसका मतलब मैं अब नहीं रुकूंगा, तुम लोग ताश खेलो, मैं सोने जाऊंगा, राइट? हिट द सैक, हिट द हे, हिट द स्टैक का मतलब है जाना, कहां पर? सोने के लिए जाना। इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इन द हीट ऑफ द मोमेंट माने, है ना, इन द हीट ऑफ द मोमेंट माने एकदम जबरदस्त आक्रोश में, जबरदस्त क्रोध में, बिना सोचे समझे, ठीक है ना? ओवरवेल्म्ड बाय व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट, मोमेंट पे जो होता है उसमें, है ना, क्विक एंग्री रिएक्शन, मैं शब्द लिख देता हूं, क्विक, बहुत जल्दबाजी भरा, और एंग्री, और साथ में रिएक्शन देना, ठीक है? ही डजंट हेट यू, किसी ने कहा चल भाग यहां से, तेरे जैसे 5600 साड़ आते हैं। दोस्त नाराज हो गया, नीचे चला गया, बालकनी से उतर करके उसके दोस्त उसके साथ गए, कार में बैठे, बोले यार प्रतीक ने मुझे ऐसा बोल दिया, हाँ, विशाल को ऐसा बोल दिया जिसने 5 साल उससे दोस्ती निभाई। किसी ने कहा यार ही डजंट हेट यू, अहो वो तुमसे नफरत नहीं करता यार, तेरा दोस्त है। ही जस्ट सेड दैट, उन्होंने ऐसे बोला इन द हीट ऑफ मोमेंट, इन द हीट ऑफ मोमेंट मैंने अचानक उसके मुंह से क्विक एंग्री रिएक्शन निकल गया था, बाकी वो तेरे से नफरत नहीं करता, ही लव्स यू, उसके मन में कोई बात नहीं है। इट वॉज ऑल इन द हीट ऑफ द मोमेंट। इट टेक्स टू टू टैंगो, इट टेक्स टू टू टैंगो की हिंदी क्या होती है दोस्तों? टैंगो बनने के लिए क्या चाहिए, है ना? टैंगो बनने के लिए कोई चीज को 2 कम से कम होना जरूरी है। इसका मतलब ये है एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसकी हिंदी बता रहा हूं। इट टेक्स टू टू हैंगो, लिख लेना, टैंगो, टैंगो ताली, टैंगो ताली, टैंगो ताली, टैंगो ताली, ऐसे कर लोगे तो क्या होगा कि 2 आदमी इन्वॉल्व होंगे, तभी दोनों को इक्वली रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा। बोथ पीपल इन्वॉल्व इन अ बैड सिचुएशन आर रेस्पॉन्सिबल इक्वली फॉर इट, यानी कि ताली दोनों हाथों से बजती है। ही ब्लेम्ड हर, उसने उसको ब्लेम किया फॉर हिज लैक ऑफ अटेंशन, कि तुम मेरे बच्चों का ध्यान नहीं रखती, तुम मेरी जींस नहीं धोती, है ना, और तुम ऐसी हो तुम वैसी हो। लेकिन किसी ने कहा वेल इट टेक्स 2 टू टैंगो, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है। तुमने क्या किया? बीवी का बर्थडे था, तुमने उसे विश किया, एक रोज दिया, एक फूल ला करके दिया, कोई मैसेज किया उसके मोबाइल पे कि हैप्पी बर्थडे डार्लिंग? नहीं ना, तुम भूल गए, तुम उसको केयरलेसली अवॉइड कर रहे हो तुम। इसका मतलब वो तेरा काम क्यों करेगी भाई? सो इट टेक्स 2 टू बी अ टैंगो, जंप ऑन द बैंडवैगन, बैंडवैगन का मतलब होता है किसी चीज या किसी एक्टिविटी पे वो जो कि रेगुलर होती है, राइट? फैशन में कोई चीज है, रेगुलरिटी में कोई चीज, उस पर जंप ऑन करना। जंप ऑन का मतलब है ताजा फैशन या ताजा दौर या ट्रेंड एक्टिविटी को ज्वाइन करना, ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी। आजकल के लड़के जिसको देखो वही टिकटॉक 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 पे वीडियो बना रहा है। एवरीबडी इज जंपिंग ऑन द बैंडवैगन, टिकटॉक एक ट्रेंड और एक्टिविटी, तो बैंडवैगन पे जंप कर रहे हैं। सो मेनी पीपल आर प्लेइंग दैट गेम,
that might as well jump on the bandwagon and check it out. When you are doing some activity or something that is a popular trend and that has been followed by too many people, it means you are jumping on the bandwagon. Keep something at bay. किसी चीज से दूरी बनाए रखना. राइट? इसका वर्ड देख लेना प्लीज. मैं क्या बोलूंगा? फासला बनाए रखना. कीप समथिंग एट बे माने फासला या दूरी बनाना. दूरी बनाना. इस मतलब है कि कीप डिस्टेंस. कीप डिस्टेंस. एम आई राइट? दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि कोविड-19 के अटैक के कारण कुछ लोग क्या कर रहे हैं? दे आर कीपिंग पीपल एट बे. दे आर कीपिंग स्ट्रेंजर्स एट बे. स्ट्रेंजर्स या अजनबियों को दे आर कीपिंग आउटसाइडर्स एट बे. कीप समथिंग अवे. कीप समथिंग अवे. किसी चीज से दूर रहना. ठीक है ना? ठीक है. अल्कोहल. जिसका लीवर खराब है, ही हैज टू कीप समथिंग एट बे मींस व्हाट? कीप अल्कोहल एट बे. अल्कोहल. कीप अल्कोहल. अल्कोहल को यहां रख दें और आप बोल दें कीप अल्कोहल एट बे. समथिंग की जगह अल्कोहल लगा दें. इसका मतलब अ गुड वे टू कीप योर एंजाइटी एट बे इज थ्रू मेडिटेशन. कीप योर एंजाइटी एट बे इज थ्रू मेडिटेशन. अगर आप मेडिटेशन के जरिए आप अपनी एंजाइटी को कीप एट बे कर सकते हो. कीप एट बे कर सकते हो मतलब अपनी एंजाइटी को क्या कर सकते हो? कीप डिस्टेंस यानी कि दूर रख सकते हो. हम इसके प्रैक्टिस राउंड अलग लेंगे जहां मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आपको एक इडियम दूंगा, उसके 4 मीनिंग दूंगा, एक फ्रेज दूंगा जिसके 4 मीनिंग दूंगा दोस्तों. ठीक है? तो इन चीजों का आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे प्लीज मेरे साथ, और आप इन चीजों को रेगुलरली, ठीक है, लाइक चैनल लाइक सब्सक्राइब जो भी करना आप करेंगे. डेली लाइव टेस्ट पे इवनिंग 5:30 बजे मेरा लाइव टेस्ट होता है, उसको प्लीज देखना ना भूलें. लाइव टेस्ट 5:30 PM. चैनल का नाम है वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट. इस पे और मेरे दूसरे जो 11 बजे आपको अगर सीडीएस क्लियर करनी है तो मैं बता दूं आपको 11 AM मॉर्निंग, 4 PM इवनिंग और 9 PM पे आप होइए आप मेरे साथ. तो ये तीनों देखोगे और लाइव टेस्ट करोगे तब तो क्लियर होगा. अदरवाइज आई टेल यू ऑनेस्टली, यू विल बी इन बिग ट्रबल. थैंक यू वेरी मच. एक हमारा डिफेंस का चैनल है, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. सीबीएसई क्लास 11-12 का 9-10 भी कोर्स है, और लॉकडाउन पीरियड में जो आपको जरूरत होगी वो इस पे आप अपना छोटे भाई बहन जो भी आपके हैं लॉकडाउन पैच में जो स्टडी नहीं कर पा रहे, जिनके स्कूल्स बंद है, उनके लिए आप इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे. थैंक यू वेरी मच. सुनील सर के साथ में रेगुलर सेशन रहेगा. मैंने बहुतों की उम्मीदों को पंख दिए हैं, बहुतों को उनके मुकाम तक पहुंचाया है, आपको भी पहुंचाऊंगा. 30 साल का सफर जो मैंने तय किया है टीचिंग में, ये कोई कम नहीं होता है. ये मेरी बात को याद रखें, मुझ पर भरोसा रखें. एक से एक प्रैक्टिस राउंड में चलेंगे. अब एक चीज मैं आपको डिक्लेयर करके बता दूं जाने से पहले, अब के मेरा जो फोकस होगा 3-4 दिन के बाद में वो होगा सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे, जिसको आप PQRS कहते हैं, और जिनमें ऊपर नीचे सेंटेंसेस को जचाया जाता है. दोस्तों 120 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, और 120 क्वेश्चन में कम से कम 20 क्वेश्चन जो है आपके वो PQRS. आप समझ गए? PQRS मींस S1 की ओपनिंग के साथ में और S6 की क्लोजिंग के साथ में सेंटेंस का पहला वाक्य आपको मिलेगा, सेंटेंस का छठा वाक्य आपको मिलेगा, और बीच में PQRS को आपको जचाते हुए RPQS, SRQP या QSRP इस तरह से ऑप्शन होंगे, और इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन का आपको क्या करना है दोस्तों? चूज करना है. थैंक यू वेरी मच. सुनील सर के साथ आप देख रहे थे वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम पे CDS की क्लासेस का. मैं फिर दोबारा आपसे मिलता हूं मंडे को. थैंक यू वेरी मच.